ये कहानी बहुत मज़ेदार है। इसमें हम सबके जीवन का सार है। एक धोबी और उसके गधे की। वीरपुर में रहता था एक धोबी ढोलक चंद और उसका एक गधा गोलू। तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे। गोलू नटखट था। उसको शैतानी करना और हल्ला मचाना बहुत पसंद था। उसके चिल्लाने के कारण सभी अड़ोसी पड़ोसी परेशान थे, जिसमें से एक था अब्दुल मोची। हद है ये ढोलक चंद का गधा, रात को भी सोने नहीं देता, पूरे टाइम रेंगता रहता है, जीना मुश्किल कर रखा है। दिन भर काम करने के बाद रात को चैन से भी सो नहीं सकते। आज मैं इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। फिर अब्दुल जाता है ढोलक चंद के पास शिकायत करने। अरे ओ ढोलक चंद, ये अपने गधे को चुप करा लो, बहुत रेंग रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है गांव में, चुप करा लो वरना बता दे रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। ये सही है, तू हमरे घर में घुस के हमको ही धमकी देगा और हम का सुनत रहेंगे। गधा नहीं है, बच्चा है हमरा गोलू। अपने घर पे बैठ के बोल रहा है, किसी और के यहाँ नहीं बैठा। तुमको इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम अपने कान में रुई ठूस लो। भैया हमरा गोलू तो ऐसे ही गाएगा, चाहे जो कर लो। और आगे से अब्दुल और ढोलक चंद दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और गांव वालों ने आके बीत बचाव किया। पर फिर अगले दिन भी वही हुआ। गोलू ने हल्ला मचाना शुरू किया। अब्दुल ने तकिए से सर ढक लिया, लेकिन गोलू की आवाज तो ठहरी जोरदार, तकिए से कहाँ रुकने वाली थी। 2 दिन से जागा अब्दुल बड़ा परेशान हो गया। या खुदा, अब तो मैं रहूंगा या ये ढोलक चंद का गधा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसको दूर जंगल में छोड़ के आता हूँ। अब्दुल चुपचाप ढोलक चंद के घर गया। ढोलक चंद काम से शहर गया था तो घर पर कोई नहीं था। गोलू गोदाम में बंधा हुआ था। अब्दुल निडर हो गोलू को खींचता हुआ जंगल में ले गया। अरे ये अब्दुल आज मुझे कहाँ ले जा रहा है? लगता है ले जाके घास खिलाएगा। चल गोलू, पेट पूजा हो जाए। आधी रात को जंगल में खूब अंधेरा था और गोलू भी नटखट था, इधर उधर भुदकने लगा। अचानक गोलू एक गहरे खड्डे में गिर गया। अरे नहीं, ये खड्डा तो शिकारी ने बनाया है जानवर पकड़ने के लिए। गधा कहीं का अब चिल्ला, पर ये तो मेरे घर के पास ही है, इसकी आवाज तो और ज्यादा आएगी। अब क्या करूं? मुझे सोना है और ये नहीं सोने देगा। मैं इसको जिंदा काट दूंगा, इसी खड्डे में कब्र बना दूंगा इसकी। अब्दुल गुस्से में एक फावड़े से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। नीचे गोलू दर्द से करा रहा होता है। लग गई, कीड़े पड़े इस अब्दुल को। अंधेरे में दिखता नहीं है तो क्यों घूमने निकलता है? इतनी जोर से दर्द हो रहा है पैर में। और अब ये क्या? अब मिट्टी क्यों फेंक रहा है मुझ पे? कहीं से रस्सी लेके आ। अब्दुल मेहनत से मिट्टी डाल डाल के खड्डे को भरने लगा। अरे वाह, मैं समझ गया। अब्दुल इतना बुरा भी नहीं है। वो मिट्टी इसलिए फेंक रहा है ताकि मैं ऊपर आ सकूं। मिट्टी झाड़ो, ऊपर आओ। मिट्टी झाड़ो, ऊपर आओ। ऊपर चढ़ो, मिट्टी झाड़ो, ऊपर चढ़ो। तो इस तरह अब्दुल मिट्टी डालता रहा और उधर गोलू अपनी ऊपर से मिट्टी झाड़ कर ऊपर चढ़ता रहा। कम ऑन अब्दुल, और मिट्टी डाल। शाबाश, जल्द ही मैं ऊपर आ जाऊंगा। सारी मिट्टी डाल दूंगा, जल्दी ही खड्डा भर जाएगा और गधा मर जाएगा। सुबह होने वाली है, आज तो सोने नहीं मिला, पर कल चैन से सोऊंगा। अब्दुल मिट्टी डालता रहा, गोलू झाड़ता रहा, चढ़ता रहा। जल्दी ही लगभग पूरा खड्डा भरने आया और गोलू ऊपर पहुंच गया। अब्दुल ने गोलू को देखा और चौंक गया।
या खुदा, ये क्या चमत्कार है। इस गधे को मैं मार रहा था पर ये तो जिंदा निकल आया। हे परवरदिगार, मैं तेरा इशारा समझ गया, तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। फिर अब्दुल गोलू को वापस उसकी गोदाम ले आया और जहाँ से खोला था वहीं बांध दिया। गोलू को भी अब्दुल पे तरस आ गया और वो थोड़ा कम रेंकने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम अपनी मुश्किलों को झाड़ के ऊपर चढ़ना सीख ले तो जरूर ऊपर उठ सकते हैं। एक गांव में एक जगन नाम का दूध वाला रहता है जो अपनी 2 गाय और 1 भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। गांव के काफी लोग उससे दूध लेते हैं और खुश भी है उसके साथ। उसकी बीवी बच्चे भी अपने अपने काम में खुशी से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जगन के मन में आने लगा है, हाय, मेरे ग्राहकों के घर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से सजाए हैं उन्होंने। उनके परिवार के पास कितने सारे साधन हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें। किसी किसी के पास तो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं। काश मैं भी अपने परिवार के लिए ये सब कर पाता, पर कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके लिए नई गाय या भैंस खरीदना संभव नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं। इससे मैं ज्यादा लोगों को दूध बेच सकता हूँ, ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और फिर मेरे घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगले दिन उसने अपने घर के कुएं से पानी लेकर दूध में मिला दिया। अब दूध पहले से 20% पतला हो गया। उस दिन वो 4 नए घरों को दूध दे आया। शाम को घर आकर जब उसने अपनी कमाई गिनी तो खुश हुआ और अगले दिन दूध में और थोड़ा पानी मिलाने की ठान कर सो गया। दूसरे दिन उसने वैसे ही और थोड़ा पानी मिलाया दूध में और 2 नए ग्राहक बनाए। उस रात अपनी कमाई गिनने के बाद वो सोचने लगा, अब और पानी मिलाने से पहले जरा रुकता हूँ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए वो 4-5 दिन तक रुका और फिर थोड़ा पानी मिला। अब तो दूध 40% तक पतला हो गया था। फिर उसे नए ग्राहक मिले। इस तरह 2 हफ्ते निकल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं एक नई गाय ले सकता हूँ और फिर और ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। इसी ख्याल में वो खुश रहने लगा। वहीं उसके ग्राहकों में बातें होने लगी। 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और दस्त भी लगे हुए हैं। अरे बहन, बीमारी का तो जैसे मौसम ही चालू है। मेरा बच्चा भी कल उल्टियाँ कर रहा था। डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई है। इंसान तो इंसान, दूध तक खराब हो रहा है। ना मलाई आती है, ना दही ठीक बनता। सही बात कही बहन, मेरा भी दूध बिगड़ा हुआ है। जगन को पूछना पड़ेगा। जगन, हम तीनों जगन से ही दूध लेते हैं। सबके यहाँ कोई ना कोई बीमार है। शायद नहीं बहन, पक्का, वरना तीनों घरों में बीमारियां एक साथ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दूध की जांच करा लेते हैं। अगले दिन जब जगन दूध देने आया तो सारे ग्राहकों ने उससे दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। तुम दूध में मिलावट करते हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है जिससे ना दही बनता है ना मक्खन। और तो और तुम्हारा पानी भी साफ नहीं है जिससे शर्मा जी के बेटे को डायरिया हुआ है। अब तो ना तुमसे कोई दूध लेगा और तो और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी भैंस का दूध पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आप सब इतने सालों से मुझसे दूध लेते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा।
मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शिकायत ना करिएगा। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। माफी शर्मा जी से मांगिए, उनका बेटा बीमार है। और ना सिर्फ माफी, जो पानी मिला के 3 दिन से गलत दूध दे रहे हो उसकी भरपाई भी करनी होगी। हाँ, जैसा आप कहेंगे माई बाप, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, जितना पानी मिलाया है उतना दूध सबको फ्री दोगे। और कभी आगे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारा यहाँ आना बंद समझना। जी हुजूर। जैसे तैसे जगन ने माफी मांग के अपने ग्राहकों को बचा पाया, पर उसे ये बात समझ आ गई। जगन को अपना नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, पर नाम खराब होने के लिए 2 दिन लगे। ईमानदारी में थोड़ा पैसा भले ही कम कमाया, पर सुकून तो था। बेईमानी करके ज़्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं होता। जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो कमाया वो भी निकल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो। और मेहनत और ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो तो कमाई भी कम नहीं होगी। बेईमानी अंत में सिर्फ दुख देती है। बच्चों, ये कहानी है एक बाग की। बाग मतलब बगीचा। एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है, तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से। राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए, पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलने चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सूझा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हा हा हा। दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं? राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए, पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास। भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया। बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई, पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है, पर मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है, राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई। पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे फर्स्ट करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे दो। ना 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 ना, ये गोल तो मैं ही करूँगा। हा 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 हा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना? एक गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने पर गुरुजी ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम तीनों की पढ़ाई अब खत्म हो गई है।
अब तुम तीनों अपने अपने हिसाब से अपने जीवन का रास्ता बनाओ। हाँ, जाते जाते मैं तुमको ये एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम तीनों इसका अपने अंतर्मन के कहे अनुसार प्रयोग करना। और ऐसा कह के गुरुजी ने तीनों को एक एक पोटली दे दी। तीनों ने अपनी अपनी पोटली ली और वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे तीनों विश्राम करने बैठे। भाइयों, चलो देखते हैं कि आखिर गुरुजी ने हमें क्या उपहार दिया है। हाँ हाँ, देखते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोटली खोलो। हाँ, ये मेरी पोटली। अरे अरे, इसमें तो बस चने के दाने हैं। तुम्हारे पास क्या है आशीष? खोल रहा हूँ। अरे, मेरे पास भी चने ही हैं। चने मिले हैं, लेकिन माधव तो गुरुजी का प्रिय शिष्य है, उसको जरूर कुछ अच्छा मिला होगा। माधव, खोल अपनी पोटली। अरे नहीं मित्रों, गुरुजी के लिए तुम दोनों भी उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं हूँ। देखो, मेरी पोटली में भी चने ही हैं। और फिर तीनों शिष्य अपने अपने घर चले गए। घर पहुंच के ऋषि ने अपनी पोटली खोली और सोचा, ये गुरुजी का उपहार है, इसको मैं संभाल के रखूंगा और रोज सुबह इसके आगे नतमस्तक करके अपने दिन की शुरुआत करूंगा। इस पोटली को भगवान की मूर्ति के साथ ही रख देता हूँ। और वहीं आशीष भी घर जाके अपनी पोटली लेके सोचने लगा, गुरुजी ने आखिर हमें चने क्यों दिए हैं? शायद इन चनों में बहुत शक्ति है। मैं इनको खाऊंगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। चलो आज ही इसका नाश्ता किया जाए। और आशीष उन चनों को उबाल के खा गया। यम, स्वादिष्ट है। जय गुरुदेव। और वहीं माधव भी अपने घर में अपनी पोटली लेके विचार कर रहा था। गुरुजी ने आखिर हमें ये चने ही क्यों दिए और कहा कि अपने अंतर्मन के हिसाब से प्रयोग करना। प्रयोग करना हो न हो, इसमें गुरुजी का कोई अभिप्राय जरूर है। आखिर इन चनों का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? क्यों न मैं किसी तरह से इन चनों को और बढ़ा सकूं। फिर कुछ महीने गुजरते गए। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों का हाल जानने के लिए उनके घर गए। पहले आशीष के घर। शिष्य आशीष, तुमने हमारी दी हुई भेंट का कैसे उपयोग किया? गुरुजी, मैंने देखा कि वो चने बहुत ही अच्छी किस्म के हैं और मैंने उनको उबाल के खाया। वो चने वाकई चमत्कारी थे और 3 दिन तक मुझे अपने शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। ठीक है, शाबाश आशीष। मुझे खुशी हुई जानकर कि तुमको इन चनों से बल मिला। और फिर गुरुजी प्रसन्न हो दूसरे शिष्य यानी ऋषि के घर पहुंचे। अरे शिष्य ऋषि, जाते वक्त हमने तुमको भेंट में चने दिए थे। आशीष ने अपने चने उबाल के खा लिए। तुम बताओ कि तुमने अपने चनों का कैसे उपयोग किया? क्या उबाल के खा गया? गुरुजी, मैं जब घर आया तो मैंने चनों का निरीक्षण किया। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण चने नहीं है, तो मैंने वो चने की पोटली वैसे के वैसे अपने मंदिर में स्थापित कर दी। अब मैं रोज इनकी पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और इससे मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अरे वाह, शाबाश ऋषि। मुझको खुशी है कि मेरी दी हुई भेंट तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ। बस कुछ दिनों से उनमें कीड़े लग गए हैं और बाज भी आने लगी है, तो उसका कुछ उपाय बताइए। अरे बस करो, उन चनों का कार्य अब खत्म हो गया है। अब उन्हें तुम फेंक दो और ये हमारी माला रख लो। ये तुमको लंबे समय तक प्रेरणा देगी। खुश रहो। और फिर गुरुजी ऋषि को आशीर्वाद देके वहां से निकल पड़े और माधव के घर पहुंचे। माधव गुरु को देख के प्रसन्न हो गया। अरे गुरुजी, आपका स्वागत है। आप विराजिए, मैं अभी कुछ नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। माधव ने खाना परोसा और गुरुजी ने प्रसन्नता से खाना खाया। फिर बाद में माधव से पूछा, भोजन अतिशय उत्तम था माधव, मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, हमने तुमको जाते हुए कुछ चने भेंट किए थे, जरा बताओ तुमने उनका क्या उपयोग किया? गुरुजी, मैं समझ गया था। आपके दिए हुए चने चमत्कारी थे, बहुत अच्छी किस्म के थे। मैंने उनको अपने घर के सामने लगा दिया और उनका ख्याल रखा। बहुत अच्छी फसल हुई है।
बाजार में उनका मुंह मांगा भाव मिला, और उसके अलावा मेरे घर के लिए भी बहुत सारा चना रखा है और उनसे अगली बार भी खेती करूंगा। गुरुजी, इन चनों ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। और हाँ, आपने जो भोजन किया है वो चने का साग मैंने अपने खेत के चनों से ही बनाया था। अरे वाह माधव, अति उत्तम सोच। अब ये चने युग युग तक तुम्हारा साथ देंगे। हम बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, अब चलते हैं। और फिर गुरुजी प्रसन्नता से वहां से निकल गए। तो मित्रों, आपने देखा कैसे मैंने तीनों शिष्यों को एक ही ज्ञान दिया, पर तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी चेतना से अलग अलग कार्य किया। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान तो देते हैं, पर उस शिक्षा का उपयोग आपको अपनी बुद्धि के अनुसार ही करना होता है। अब आप सोचिए कि आपको अपने चनों से क्या करना चाहिए। कुछ साल पुरानी बात है। गोदावरी नदी के पास बसा एक गांव था, गोविंदगढ़। गांव के बीचों बीच एक पाठशाला थी, बाल भवन। आसपास के बच्चे वहां पढ़ने आते और स्कूल खत्म होने के बाद पास के एक मैदान में खेलते। उसी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, रौनक। वो पढ़ने में बहुत तेज और क्लास में हमेशा अव्वल आता। बस एक ही परेशानी थी उसके बाएं पैर में कुछ साल पहले चोट लगी थी, तो उसके बाद वो ठीक से चल नहीं पाता। उसको लगता उसका पैर कमजोर हो गया है और लंगड़ा लंगड़ा के चलता। माँ बाबा ने गांव के हकीमों को दिखाया, तो किसी ने जड़ी बूटी दी, तो किसी ने तेल मालिश करने को कहा, पर रौनक को कोई फायदा नहीं हुआ। ओ रौनक, तू यहाँ क्यों बैठा है? तुझे खेलना नहीं है? हाँ, मन तो है। अरे ये तो लंगड़ा है, ये क्या खेलेगा? मुझे भी खिलाओ ना, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। तू कैसे खेलेगा? तू तो ठीक से चल भी नहीं पाता। अरे ऐसे मत बोलो, रौनक को बुरा लगेगा। अच्छा रौनक, बुरा मत मान, तू एक्स्ट्रा में आ जा। कोई बाहर जाएगा तो तुझे ही चांस मिलेगा। हाँ 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 हाँ, पर कोई बाहर जाएगा तो ही ना। हाँ वो तो है। रौनक को बुरा लगा, पर वो मैच देखने में व्यस्त हो गया। उसको फुटबॉल का गेम बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर स्कूल के बाद वहां आकर दूसरों को खेलते हुए देखता। रौनक, ये तूने कैसे किया? इतनी दूर से बॉल को कैसे मारा? भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई भूत है क्या यहाँ? ला 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 ला, मैं चला उड़ के, कोई मुझे पकड़े, मैं सबका हीरो, ऐसे बोले लड़के। ला 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 ला। अबे ये क्या है? मेरी टोपी किसने ली? भूत है क्या? भागना पड़ेगा यहाँ से। बच्चों, सब अपने होमवर्क की कॉपी निकालो, मुझे करेक्शन करना है। कहाँ रखी मैंने कॉपी? मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने इधर ही तो रखा था मेरा कॉपी। चंपक, ये क्या मजाक है? अपनी कॉपी वहाँ क्यों टांगी? ये कोई तरीका है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं टांगी। तुमने नहीं टांगी तो भूत आकर टांग गया। जाओ बाहर जाकर मुर्गा बनो। ये तो सच में भूत का काम लगता है। बहुत किस्से सुनने में आ रहे हैं। सच में कोई भूत घूम रहा है, सबको परेशान कर रहा है। एक दिन सब मिलकर मैदान में पेड़ के नीचे बैठ के पेप्सी कोला आइसक्रीम खा रहे थे। रौनक भी ये सब देख रहा है।
तभी एक की आइसक्रीम हवा में उड़ने लगती है। रुस्तम, तुम कुछ करो, हम लोगों के लीडर हो तो। सोचता हूँ। अरे एक तरकीब आई। भूत जी, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, हम तुम्हें शीशे में देख सकते हैं। मेरी दादी ने बताया था मुझे, भूत सिर्फ शीशे में दिखते हैं। हिम्मत है तो अपनी शक्ल दिखाओ। अचानक से हवा तेज होती है और पत्ते हिलते हैं। सारे बच्चे झुंड बना के शीशे के आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी भूत शीशे में दिखाई देता है। भूत देख के सारे बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रुस्तम भी घबरा जाता है, पर वो चालाकी दिखाता है। अरे भूत, तुम तो इतने सुंदर, इतने स्मार्ट दिखते हो। अरे जब तुम शीशे के सामने इतने स्मार्ट दिखते हो, इसके पीछे जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। भूत जैसे ही शीशे के पीछे जाता है, रुस्तम शीशा को बड़े बड़े पैंच से पेड़ पे कस देता है। भूत शीशा नहीं तोड़ पाता, वो शीशे में कैद हो जाता है। सुन, अपन कल इसको नदी में डालेंगे, अभी तो काफी देर हो गई है। 1 घंटे बाद सब घर चले जाते हैं। रौनक पास में ही चुपचाप सब देखता है। अरे भूत अंकल, तुम तो रो रहे हो। हाँ, देखो ना, इन बच्चों ने मुझे कैद कर दिया है। आप तो सबको कितना परेशान करते थे। इतना कोई नटखट होता है भला? मैं कहाँ परेशान करता था, मैं तो बस शैतान बच्चों को ही सबक सिखाता था। पर परेशान तो किया ना, बुरी बात होती है। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। पक्का प्रॉमिस करो तो मानूं। हाँ दोस्त, दोस्ती में क्या कोई कच्चा प्रॉमिस करता है? मैं तो तुम्हें देख पा रहा हूँ, पर कैसे? मेरी तुमसे दोस्ती हो गई, अब मैं जब चाहूँ तुमको दिखाई दे सकता हूँ। अरे वाह, पर अब कोई शैतानी नहीं। अब भूत और रौनक में गहरी दोस्ती हो गई। वो साथ में खूब बातें करते। एक दिन, अरे रौनक, क्यों इतने उदास बैठे हो? मैं क्या बताऊं, मेरा लेफ्ट पैर कमजोर है, मुझे चलने में दिक्कत होती है और मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, पर कोई खिलाता ही नहीं है। मुझे एक्स्ट्रा में डाला है, पर कोई बाहर आए तो ही चांस मिले ना। भूत और रौनक की खूब जमने लगी। भूत रौनक के साथ घर तक वॉक करता। रास्ते में पैदल चलते वो रोज रौनक के साथ एक गेम खेलता। अरे ये गेम पता है ना, एक पत्थर पसंद करो और चलते चलते उसको पैर से किक करो और अपने साथ ले चलो। पत्थर तुम्हारा रास्ते का साथी भी बन गया और गेम का गेम। हाँ, ये तो मजेदार गेम है, मैं पहले खेलता था खूब। कुछ दिन बाद स्कूल में फुटबॉल का मैच होता है। रौनक बाकी खिलाड़ियों के साथ बैठता है, पर उसको पता है सब खेलने जाएंगे और वो वही बैठा रहेगा एक्स्ट्रा खिलाड़ी बनकर। रौनक की टीम हारने लगती है। 2-0 का स्कोर है। 3 गोल करने हैं और हाफ टाइम हो गया है। पर जैसे ही हाफ टाइम के बाद मैच शुरू होता है, रौनक की टीम का एक बच्चा गिरता है। अरे राजेश को बाहर लेके जाओ, उसको घुटनों में चोट लगी है। कौन है और बाल भवन की टीम में? 12वें खिलाड़ी को भेजो। मैं हूँ। पर वो डर जाता है। उसने तो इन सबके साथ कभी नहीं खेला, बस पहले प्रैक्टिस करता था अकेले कभी कभी। भूत अंकल, मैं कैसे खेलूंगा? अब क्या करूँ? दोस्त, वही वक्त आ गया जो तुम हमेशा से चाहते थे। अपने स्कूल के लिए खेलना। आगे बढ़ो, सब अपने आप होगा। मैं एक पैर से खेलूंगा क्या?
अब किस उलझन में डाल दिया भगवान ने। रौनक जल्दी आओ, मैच शुरू करना है। सुनो रौनक, मैं तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। एक काम करते हैं, तुम बस मेरे पीछे पीछे रहना और जो मैं करूं वही एक्टिंग करना। बॉल आए तो मारना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस ट्राई करना। ये सही आइडिया है, डन है फिर तो। जल्दी आओ, क्या फुसफुसा रहे हो खड़े होकर? लगता है लंगड़ा रौनक पागल भी हो गया है। पर हे भगवान, ये हमें हरा देगा। पहले से 2-0 का स्कोर है, जीतना तो मुश्किल ही लग रहा है। अगले 10-15 मिनट भूत आगे आगे और रौनक पीछे पीछे। वो तो भूल ही गया कि उसको पैर में प्रॉब्लम है। और ये क्या, वो तो भूत को कॉपी करता है। और ये क्या, वो तो राइट पैर से जोर से किक मारता है और ये गोल। सभी ऑडियंस में वाह वाह, बहुत खूब रौनक। थोड़ी देर में फिर वही, भूत आगे आगे रौनक पीछे पीछे और ये एक और गोल। रौनक को विश्वास ही नहीं होता। मैच खत्म होने को 5 मिनट बचे हैं। रौनक का ध्यान भूत से हटकर कब बॉल पे आया और उसको पता ही नहीं चला। वो फिर बॉल के पीछे और ये एक और गोल। रौनक की टीम जीत जाती है। भूत अंकल, क्या मस्त एक्टिंग करके जिताया है आपने। सॉरी भाई, मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा। आज तो तुमने कमाल कर दिया, हमें जिता दिया। भूत अंकल, तुम कब बाहर आए। अरे नहीं, मैं तो 2 गोल होने के बाद ही बाहर आ गया था। क्या? तो 3rd गोल मैंने खुद से किया। अरे सिर्फ 3rd नहीं, पहले 2 भी तुमने ही किए थे। तुमने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने तो बॉल को छुआ भी नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मैं भी एक फुटबॉल प्लेयर था। मुझे फुटबॉल बहुत पसंद था और मैं इसी मैदान में खेला करता था। पर मैं कैसे कर पाया, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकता। अरे वो बात बहुत पुरानी हो गई। इतने दिन जो हम रोज घर जाते गेम खेलते, वो तो फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस ही थी। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो। यही बात है दोस्त। इतने वक्त तक तुम अपनी कमजोरी पर ध्यान देते रहे और चल नहीं पा रहे थे। फिर तुमने अपनी ताकत पे ध्यान दिया, सारा फोकस वहां डाला और तुम कब प्रैक्टिस करते रहे तुम्हें पता ही नहीं चला। और आज तुम इतना अच्छा खेले हो कि सब वाह-वाही कर रहे हैं। हाँ, अगर हम सब अपनी कमजोरी की जगह अपनी ताकत पर ध्यान दें तो बहुत सफल होंगे। यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।